नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बहुत रहा है इस अकेडमी में। दोस्तों आज का डेट है 19th ऑफ मई 2022 एंड द सोर्स जो हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर्स का वो है द असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज़ को हम लोग यहाँ पर फोकस करने वाले हैं, राइट। चलो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले डाउनलोडिंग लिंक जो रहेगा पीडीएफ का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में तो लगा ही दूंगा, बट अगर आपको एडमिशन्स लेना है बहुत रहा है इस अकेडमी में एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन टू दीज नंबर या फिर आप लॉग ऑन भी कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हाईलैंड्स कंस्ट्रक्टेड। असम ट्रिब्यून के पहले ही पेजेस में इनके बारे में लिखा हुआ था। एक्चुअली आपको पता चल रहा है दैट अभी असम में अलग अलग जगह में फ्लड्स देखने को मिल रहा है, राइट, ऑफ वेरिंग इंटेंसिटी, राइट। ऐसे ऐसे भी इमेजेस आ रहे हैं जिसमें पुल्स टूट जा रहे हैं, राइट, लोगों के घर पूरे डूबे हुए पड़े हैं। तो ऐसा दर्दनाक सिचुएशन में ऑफ कोर्स एनिमल लाइफ जो है ना उनको भी नुकसान पहुंच रहा होगा, ये आपको पता है, ठीक है। क्योंकि अगेन अगर असम देख लोगे तो ये एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ना कंजर्वेशन एरियाज हमें देखने को मिलेंगे, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है दैट ओवरऑल अगर देख लीजिएगा, क्योंकि इतने सारे कंजर्वेशन एरियाज है ना, तो इसीलिए उस एरियाज को फ्लड होने से बचाने के लिए अराउंड 40 हाईलैंड्स कंस्ट्रक्ट की गई हैं। नाउ हाईलैंड्स होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये रीजन मान लो, ठीक है, ये एक रीजन है, ठीक है। सोचो यहाँ से ब्रह्मपुत्र गुजर रहा है ना, तो ब्रह्मपुत्र के आजू बाजू वाला ये रीजन तो फ्लड प्लेन में आता है ना जी, है ना। और फ्लड प्लेन में अगेन आप जानवरों को तो रोक नहीं सकते हो ना जाने से, है ना। ये तो इनका अपना घर है यार, कहीं पर भी जा सकते हैं, जंगलों में भी रह सकते हैं, इधर में भी रह सकता है, कहीं पर भी रह सकते हैं। बट क्या होता है ना दैट जब पानी ऊपर आ जाता है ना इस लेवल के ऊपर, तो पानी इधर इनंडेट कर जाता है। अब पानी को इधर से घुसने के लिए जो है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी फेंक दिया जाता है, समझ रहे हो, जिससे इस रीजन को हाईलैंड बना दिया जाए, जिससे ये पानी जो है यहीं पर आके रुक जाए, ये पानी इधर भीतर में ना घुस जाए। क्योंकि ये अगर पानी इधर भीतर में घुस जाएगा तो जानवरों को नुकसान हो सकता है, समझ रहे हो। तो ऐसे ही जो बड़े बड़े जो हाईलैंड्स है ना, ऐसे बहुत सारे अराउंड 40 हाईलैंड्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं बाई असम गवर्नमेंट, जिससे कहा जा रहा है दैट फ्लड्स के दौरान जो है एनिमल्स को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलने वाली है, राइट। और वही चीज़ बोला गया दैट ये प्रिपेयर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ इनिशिएटेड प्रिपेयर्डनेस टू प्रोटेक्ट एनिमल्स डीलिंग विद ऑनगोइंग फ्लड्स इन काजीरंगा। जी हाँ, काजीरंगा एंड डिफरेंट अदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स जो है सबको बचाने के लिए ना। सवाल होता है हाईलैंड्स होते क्या है। देखो ये जैसे मैंने बोला दैट एक अगर रीजन है, देखो ये तो खैर आपको 3D व्यू मैंने दिखाया, से फॉर एग्जांपल इसको क्रॉस सेक्शनल व्यू देखो, सोचो ये प्लेन रीजन है, ठीक है। तो इस रीजन में जो है ना इतने बड़े जो है बहुत ज़्यादा मिट्टी फेंक दिया जाता है, ठीक है, जिससे क्या इस रीजन को ऊंचा कर दिया जाता है। और ये ऊंचाई अराउंड 300 मीटर से 500 मीटर्स तक हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज असम ट्रिब्यून से यह न्यूज़ लिया गया है, ठीक है। असम ट्रिब्यून से देखो ये है बात बोली जा रही है अराउंड 70 एवियन स्पीशीज हैव बीन स्पॉटेड। नाउ क्या न्यूज़ में देखो 17 एवियन स्पीशीज जो है इसको स्पॉट किया गया इन हिमालयन बर्ड काउंट इन अरुणाचल। यूटिलिटी एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से GS3 कंजर्वेशन से आप इसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं। और बोला जा रहा है दैट एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था बाई बर्ड काउंट इंडिया, बर्ड कंजर्वेशन नेपाल। देखो मतलब इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है ये तो इंक्लूड हो ही रही है, बट साथ ही साथ नेपाल, भूटान, ये सब कोई जो एक साथ आ गया। और ओवरऑल मतलब हिमालयन रीजन में इंडियन फ्रैटर्निटी भी आती है, ये पूरे फ्रैटर्निटी में इंडिया भी आता है, नेपाल भी आता है, भूटान आता है, सब कोई मिलकर कॉमन गुड को प्रमोट करने के लिए बेसिकली ये सर्वे कैरी आउट किया गया है, ठीक है। जो क्या लद्दाख के वेस्टर्न मोस्ट पार्ट से लेकर अरुणाचल के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट तक बेसिकली इसका सर्वे किया जा रहा है। तो खैर ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन भी है दोस्तों, आने वाले समय में मुझे पता है दैट कुछ बर्ड स्पीशीज के भी अलग अलग से नाम आएंगे, तो एनीवेज वी विल सी ऑन टू दैट, राइट। तो डोंट वरी, मैं आपको इत्तला कर दूंगा जरूर। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट सिक्योरिटी कंसर्न। अगेन असम ट्रिब्यून में एक आर्टिकल दिया हुआ था जहां पर बोला गया है दैट आफ्सपा, आपको पता है दैट नॉर्थ ईस्ट के बेसिकली 3 राज्य दैट इज मणिपुर, नागालैंड और आसाम से बहुत हद तक हटा लिया गया। 100% अभी तक नहीं हटाया गया। आसाम में अगर देख लीजिएगा 33 डिस्ट्रिक्ट्स में 23 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलरेडी हटा दिया गया है, राइट। बाकी 10 डिस्ट्रिक्ट में है, राइट। और हाँ, एक डिस्ट्रिक्ट में जो है पार्शली हटाया गया है, ठीक है। वैसे नागालैंड में 16 डिस्ट्रिक्ट में 7 डिस्ट्रिक्ट्स में हटा दिया गया है। वैसे ही मणिपुर में अराउंड 15 पुलिस स्टेशन से बेसिकली आफ्सपा को हटा दिया गया है, समझ लो बात ना। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको बिल्कुल जोड़ सकते हैं, एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, सिक्योरिटी, ठीक है। अगेन
सवाल यह होता है दैट ये जो घटाया है, राइट, ये क्यों घटाया है? तो देखो सबसे मेन रीज़न जो है ये बताया जा रहा है दैट आर्मी जो है ना वो फोकस करना चाह रही है अपने नदर्न बॉर्डर्स विच इज़ एडजॉइनिंग चाइना, ठीक है, क्योंकि चाइना में अभी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ग्रिम है, वो लोग बिल्कुल हटना ही नहीं चाह रहे हैं, राइट। तो वैसे तो ज़्यादा आपको न्यूज़ नहीं देखने को मिलती है, बट अगेन बीच बीच में देख रहे हो हमारे आर्मी जनरल्स आके बोलते हैं चाइना के एटीट्यूड के बारे में। तो आप खुद सोचो ना, इनफैक्ट पाकिस्तान के बारे में भी ऐसा ऐसा नहीं आता है, बट बिल्कुल एडमेंट है वो लोग, एंड अगर वो एडमेंट है तो हम भी एडमेंट है, एंड ऑफ कोर्स हमें काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस चाहिए हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर में। इसीलिए इन रीजन्स में तो चलो अपने लोकल पुलिस भी संभाल सकती है, राइट, बट इंटरनेशनल बॉर्डर्स को डिफेंड करने के लिए हमें आर्मी की बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है, राइट ना। और भी अगर ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट के सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में बताया गया तो अलग अलग रीजन के सिक्योरिटी के बारे में बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल ओवरऑल अगर देख लीजिएगा पहले के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट इंडिया एज अ होल अगर देख लीजिएगा, ये आटो जो राज्य है, ठीक है, आटो स्टेट में ओवरऑल सिक्योरिटी कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हुई है पहले के कंपैरेटिवली, राइट। इनफैक्ट त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम में आर्मी ने तो डीइंडक्ट किया हुआ है, मतलब पहले यहाँ पे आर्मी का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा था, बट अभी रिस्पेक्टिवली बहुत ही ज़्यादा काबू में है, राइट। कुछ कुछ तो पॉकेट्स है आसाम में जहाँ पर अभी भी उल्फा एग्जिस्ट कर रही है, राइट। अब इनका अपॉइंटमेंट भी कहाँ से हो रहा है पता है? ऑनलाइन मीडियम के थ्रू। अदरवाइज तो सरकार ने बहुत ही ज़्यादा ऐसा स्टेप्स लिया है जिससे इस ऑर्गेनाइजेशन जो है ख़त्म हो जाए। अब ऑर्गेनाइजेशन का ख़त्म करने का मकसद पता है क्या होता है? दैट ऑर्गेनाइजेशन के आइडियोलॉजी को आप ख़त्म करो, राइट। क्योंकि देखो अल्टीमेटली जो भी लोग हैं अपने ही लोग हैं ना, सब कोई है ना, इंटरनल टर्मोइल है ना, तो ठीक है उन्हें हमें समझाना पड़ेगा ना जी, वो लोग बाहर के देश के तो कोई नहीं है, ठीक है। सो एनीवेज उसमें भी बहुत ज़्यादा काम चल रही है। कुछ कुछ एरियाज तो अरुणाचल प्रदेश में ऐसा है जहाँ पर अभी भी डिस्टर्बेंसेस एग्जिस्ट कर रही है। नागालैंड में अगर देख लीजिएगा जितने भी सारे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं ऑलमोस्ट सब कोई सीज फायर सब ने घोषित किया हुआ है, एक्सेप्ट एक को छोड़कर, है ना। कुछ कुछ हो ही जाते हैं ऐसे। Some outfits are active in Manipur as well, and the state accounted for around 56% of the last year violence. जी हाँ, मणिपुर में इतना ज़्यादा वायलेंस हुआ था, राइट, और इसलिए मणिपुर में भी कुछ कुछ आउटफिट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। वैसे अगर देख लीजिएगा इस टाइप के जो ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखने को मिलता है ना, सिक्किम को छोड़कर ऑलमोस्ट अगर देख लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा इधर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इन रीजन्स में, राइट। वैसे लेकिन अलग अलग राज्यों में नहीं देखिएगा आप, अगर वैसे देख लीजिएगा बिहार में क्या ऐसा कभी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस आपने सुना है? नहीं, राइट। देखो वो अलग अलग रीजन्स के कारण कभी कभी बीच में हो जाता है, बट ऐसा कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग नॉर्थ ईस्ट में कुछ ज़्यादा ही फोकस हमें रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इथेनॉल ब्लेंडिंग के रिलेटेड न्यूज़ था दोस्तों, द हिंदू से लिया गया है। एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से GS3 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आप इसको डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हैं। कहा जा रहा है आने वाले 3 सालों में, दैट इज बाई 2025 इथेनॉल जो ब्लेंडिंग किया जाएगा ना, देखो वैसे तो आपको पता होना चाहिए द नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स 2018 से के मुताबिक जो है हम लोगों ने प्रण लिया था दैट सन 2030 तक जो है ना हम लोग अराउंड 20% पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग कर देंगे इथेनॉल का, ठीक है। मतलब पेट्रोल तो रहेगा ही, उसके साथ जो है 20 अगर सोचो फॉर एग्जांपल 1 लीटर अगर पेट्रोल है ना तो उसमें 80 ml पेट्रोल रहेगा और 20 ml जो है इथेनॉल रहेगा, दोनों मिक्स करके अल्टीमेटली आपकी गाड़ी चलेगी, है ना। नाउ सवाल होता है दैट ऐसा क्या पॉसिबल है, गाड़ी चल सकती है? जी हाँ, एब्सोल्युटली चल सकती है, बट गाड़ी के इंजन के कॉन्फ़िगरेशंस में भी कुछ कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं। देखो वैसी बात नहीं है दैट अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं अचीव किया है, अभी भी अगर एट प्रेजेंट भी अगर बात करूँ ना अराउंड 10% हम लोगों ने ऑलरेडी इथेनॉल के साथ ब्लेंडिंग कर लिया है, लेकिन और इतना 10% जो किया ना इसके कारण इसके लिए लेकिन हमें इंजन्स में कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं है। बट इसी 10% को अगर हम लोग 20% बनाना चाहते हैं तो उस समय लेकिन हमें काफ़ी ज़्यादा इंजन्स में भी मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा। इनफैक्ट ये भी बोला गया दैट 2021 का रिपोर्ट जो नीति आयोग के द्वारा लाया गया था उसके द्वारा नीति आयोग ने क्लियरली बोला था दैट अगर हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग में अगर मतलब ये हासिल कर लेते हैं ना तो बहुत फ़ायदा होने वाला है हमारे को। क्या क्या देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेट्रोल बाहर से मंगाते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं, रशिया से मंगाते हैं, मिडिल ईस्ट से मंगाते हैं, राइट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिकन कंट्री से, सब जगह से ही हम लोगों ने अपने बास्केट को डाइवर्सिफाई करके रखा है, ठीक है। तो अलग अलग रीजन से हम लोग मंगा रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है ना दैट बहुत ज़्यादा हमें पैसे देने पड़ रहे हैं। अब देखो ऐसा भी तो नहीं है ना दैट फ्यूचर में भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे, नहीं, फ्यूचर में भी हमें मंगाना ही पड़ेगा और फ्यूचर में भी हमारे पॉकेट से पैसा जाएगा, बट
हमारे को बहुत ज़्यादा सेविंग हो जाएगा, अराउंड 30,000 करोड़ तक का सेविंग होगा अगर हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग कर ले तो। यही नहीं, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही नायाब आप बोल सकते हैं माइलस्टोन होगा जो कि हम अचीव करेंगे, राइट। देयर विल बी एयर क्वालिटी विल बी मच मोर बेटर, राइट, क्योंकि जो एमिशंस हैं वो बहुत हद तक घट जाएंगी। यही नहीं, हम सेल्फ रिलायंट भी हो जाएंगे। और ये मैन्युफैक्चर कैसे किया जाएगा? ऑफ कोर्स वेरियस बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस से, जिसमें फूड ग्रेन्स जो क्या बर्बाद हो जाते हैं वो और बर्बाद नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उसको हम लोग इथेनॉल बनाने में लगा देंगे। समझ लो बात? इससे फार्मर की भी इनकम बढ़ जाएगी। और अगेन इन्वेस्टर्स जो है ना बाहर विदेशों से सोचेंगे अरे भाई इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, ज़्यादा हमें मुनाफा मिलेगा। ठीक है, तो देख लो मल्टीपल बेनिफिट्स है, इसके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है। इनफैक्ट यह भी बोला गया एक रिपोर्ट के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस के द्वारा दैट अराउंड 9.45% इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है ऑलरेडी हम 2022 तक अचीव कर चुके हैं। बट इथेनॉल ब्लेंडिंग में जो है कुछ कुछ इश्यूज ज़रूर है। दैट जैसे मैंने बोला दैट 20% तक अगर आपको ब्लेंड करना है तो आपको गाड़ी की क्वालिटी भी इंप्रूव करनी होएगी। तो गाड़ी की क्वालिटी अगर इंप्रूव होएगी तो ऑफकोर्स व्हीकल का कॉस्ट तो ज़्यादा बढ़ेगा ही, है ना। यही नहीं, एग्रीकल्चर फील्ड भी जो है डाइवर्ट हो जाएंगी फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू इथेनॉल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, क्योंकि ऑफकोर्स फूड क्रॉप में किसानों को फ़ायदा नहीं मिलता है। अब पेट्रोल का दाम तो हाइयर है तो किसान सोचेगा चलो भाई यही वाला क्रॉप उगाए जिससे पेट्रोल में ब्लेंडिंग की जा सकती है, उससे हमें ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। ठीक है, तो उसके कारण जो है हमारे फूड सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। यही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट फॉर सेटिंग अप ऑफ प्लांट्स, जी हाँ, ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि मजाक बात है क्या भाई, इथेनॉल खाली मुंह से बोल देना ठीक है हो जाएगा, बट उसके लिए प्लांट्स को सेटअप करना पड़ेगा ना, प्रॉपर प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, तो कोई मजाक चीज़ नहीं है। ठीक है, एनीवेज नेक्स्ट दोस्तों न्यूज़ है रिगार्डिंग सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन। नाउ यह है क्या? पहले तो मैटर मुद्दा देख लेते क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि वर्ल्ड फॉरेस्ट कांग्रेस ने अडॉप्ट किया है सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन। नाउ आपको दोनों ही जगह कन्फ्यूजन होंगे। पहले बात तो वर्ल्ड फॉरेस्ट कांग्रेस है क्या, तो यह हम लोग देख लेंगे वर्ल्ड फॉरेस्ट कांग्रेस किसको कहते हैं। उसके बाद देख लेंगे दैट इन्होंने जो अडॉप्ट किया है सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन, तो ये सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन है क्या। देखो जो भी हो, वर्ल्ड फॉरेस्ट कांग्रेस या सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन, कुछ ना कुछ तो भाई इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इसीलिए फॉरेस्ट है बीच में, है ना, कॉमन सेंस लगाओ। ठीक है, एनीवे GS3 पर्सपेक्टिव में कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। पहले तो देख लेते हैं वर्ल्ड फॉरेस्ट कांग्रेस यह है क्या। देखो वर्ल्ड फॉरेस्ट कांग्रेस जो है ना एक संगठन है काइंड ऑफ, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ना, ध्यान देना। इट इज़ नॉट एन इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग, मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात बीच में नहीं किया जाता है, नहीं नहीं नहीं, ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, विच इज़ कंपोजिशन ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स जो क्या फॉरेस्ट के रिलेटेड है। ऑफकोर्स इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स तो सरकार भी आ ही जाती है यहाँ पर, है ना, बट वर्ल्ड फॉरेस्ट कांग्रेस जो है इट इज़ इसका जो मीटिंग होता है 6 साल में एक बार होता है। ठीक है, पहला कांग्रेस जो सेटअप किया गया था इटली में 1926 में, और 1954 से जो है ना दोस्तों ये ऑर्गेनाइजेशन दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये होस्ट कर रही है इस कांग्रेस को, राइट। नाउ इनका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगा ही भाई। क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी? इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है दैट कैसे हर एक कांग्रेस को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया जाए, उसके फाइनेंशिंग मॉड्यूल को देखा जाए, राइट। और इनका जो दारोमदार होता है होस्ट कंट्री के ऊपर रहता है, दैट इज़ जो कंट्री इसको होस्ट कर रही है वही इसको बेसिकली फाइनेंस भी करेगी। थीम क्या है भैया 2022 का? थीम है बिल्डिंग अ ग्रीन हेल्दी एंड रेजिलिएंट फ्यूचर विथ फॉरेस्ट्स। ठीक है, नाउ अभी बात कर लेते हैं सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन के बारे में। सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन है क्या? देखो ये आइडेंटिफाई करता है प्रायोरिटी एरियाज, किस किस सेक्टर में भैया? फ्यूचर के ग्रीन, दैट हमारा फ्यूचर कैसे ग्रीन हो, हमारा फ्यूचर कैसे हेल्दी हो, और हमारा फ्यूचर कैसे रेजिलिएंट हो, इन एरियाज पे इनका काम फोकस करना होता है। ठीक है, यही नहीं, जब नाम ही है फॉरेस्ट डिक्लेरेशन काइंड ऑफ, तो ये जो है ना वेरियस स्टेक होल्डर्स को, वेरियस सेक्टर्स को, वेरियस इंस्टीट्यूशंस को जो क्या इससे रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आप ले लो कोई भी कॉस्मेटिक्स कंपनी, राइट। जैसे आपने सुना है इंडिया में एक कंपनी है मामा अर्थ, है ना, तो मामा अर्थ क्या है, वो भी शायद इन लोगों ने डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट मोड से उन्हें भी कॉन्टैक्ट किया होगा दैट आप जब कंपनी में ये इन्वेस्ट कर रहे हो तो मेक श्योर दैट उस कंपनी का फ़ायदा से कुछ प्लांटेशन एक्टिविटीज़ भी कैरी आउट कर लेना, जिससे हमारा फ्यूचर ग्रीन हेल्दी और रेजिलिएंट हो। समझ रहे हो, मैं जस्ट एग्जांपल देने की बात कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल पता नहीं है दैट एक्चुअली वेदर दे हैव कॉन्टैक्टेड देम और नॉट, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ दैट ऐसे ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, नाउ ये अर्ज करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट शुड बी शेयर्ड एंड इंटीग्रेटेड। जी हाँ,
ये बोलता है दैट देखो फॉरेस्ट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए ना वो शेयर्ड बेसिस में और इंटीग्रेटेड मैनर में होना चाहिए, एंड इन्वेस्टमेंट इन फॉरेस्ट एंड लैंडस्केप जो है ये इसको हमें 2030 तक अभी जितना हो रहा है ना उससे भी ट्रिपल कर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जो बढ़े जा रहा है, इसको रोकने के लिए सिर्फ एक ही चारा बचा हुआ है, क्योंकि देखो दुनिया तो डेवलपमेंट को रोकेगी नहीं, खत्म बात, ये तो कॉमन सेंस बात है। तो ठीक है, जो भी कार्बन है उसको सिक्वेस्ट्रेशन करने के लिए हमें प्लांटिंग ड्राइव्स ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज़ को बेसिकली यहाँ पर भी फोकस किया जा रहा है जिससे क्लाइमेट न्यूट्रल हमारा इकोनॉमी हो सके, ठीक है। नेक्स्ट 5GI टेक्नोलॉजी के बारे में बोला गया। क्यों? क्योंकि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जी ने हमारे बोला है दैट रिसेंटली इंडिया का पहला 5G टेस्ट बैंड को ओपन किया गया है। इससे फ़ायदा यह होगा दैट वेरियस स्टार्टअप कंपनीज, वेरियस इंडस्ट्रियल कंपनीज जो है वो लोकली इस 5G, ये जो 5G हमारा 5GI है ना वो इंडिया का इंडिजिनस लोकल 5G है टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो कि ऑफ कोर्स इंटरनेशनल नॉर्म्स को भी बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। देखो एक चीज़ लेकिन डिफरेंस ध्यान में रखना, 5G स्टैंडर्ड जो है ना एक ग्लोबल वाला 5G स्टैंडर्ड होता है जो कि ग्लोबल 5G कहता है। ये 5GI जो है ना ये इंडिजिनस है, ठीक है। देखो इट इज़ लोकली डिज़ाइन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, देख रहे हो, जो कि डिज़ाइन किया बाय IIT हैदराबाद, IIT मद्रास और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी, इन 3 ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा मिलकर किया गया है, ठीक है। प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन इंडिया, राइट। और मेन जो प्रॉब्लम बोला जा रहा है ना दैट ग्लोबल 5G टेक्नोलॉजी के साथ, दैट 5GI हम क्यों लाना चाहते हैं, हम ग्लोबल 5G से भी तो काम चला सकते थे। देखो ये मेन प्रॉब्लम यह है दैट ग्लोबल 5G टेक्नोलॉजी जो है इसका रेंज जो है ना वो बहुत कम हो जाता है अगर हम इसके फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो, बट वो चीज़ जो है 5GI दैट इज इंडिजिनस वाला 5G से वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट। दैट इज इंडिजिनस 5G टेक्नोलॉजी में क्या होगा दैट हम लोग हाइयर रेंज प्रोवाइड कर सकते हैं विथ लोअर फ्रीक्वेंसीज एज वेल, ठीक है। अच्छा बेनिफिट्स क्या होंगे, एक तो बेनिफिट ये आपने देख ही लिया, बट साथ ही साथ इससे कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गया है ना। यूजिंग 5G स्टैंडर्ड्स विल अलाउ टेलीकोज इन द कंट्री टू वाइडन द 5G कनेक्टिविटी थ्रू आउट द विलेजेस एज वेल, जिससे क्या होगा दैट ये जो कम्युनिकेशन गैप है वो बहुत हद तक फिलअप होगा। ये जो इंटरनेट गैप जो है ना, क्योंकि देखो शहरों में तो इंटरनेट की कोई कमी नहीं है बट गांव में इंटरनेट की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। तो ये सब गैप भी बहुत हद तक फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों ला यूनियन आइलैंड के बारे में न्यूज़ था। क्यों? क्योंकि नेवीज ऑफ इंडिया एंड फ्रांस जो है रिसेंटली ज्वाइंट पेट्रोलिंग कैरी आउट कर रही है इस आइलैंड के ऊपर, ठीक है। तो सवाल होता है ये ला यूनियन आइलैंड है कहाँ? देखो यह इंडियन ओशन में एक आइलैंड है जो क्या फ्रांस का ओवरसी टेरिटरी है, क्लियर है। अच्छा चलो लोकेशन देख लेते हैं, ये देखो ये है इसका लोकेशन, देख रहे हो, ये है मेडागास्कर, ये इंडियन ओशन है ना, ये अटलांटिक। अच्छा ये देखो मेडागास्कर, ये वाला, ये देख रहे हो, ये वाला है रियूनियन आइलैंड। देखो इसका जूम इन अगर करोगे ये मेडागास्कर हो गया, ये वाला हो गया रियूनियन आइलैंड, ठीक है। तो देखो मेडागास्कर से रियूनियन आइलैंड अगर देखोगे ये अराउंड 950 किलोमीटर ईस्ट है, मतलब मेडागास्कर के 950 किलोमीटर ईस्ट जो है यह रियूनियन आइलैंड है, ये वाला है रियूनियन आइलैंड, ठीक है। और मॉरिशियस से यह 175 किलोमीटर साउथ वेस्ट है, ये देखो ये वाला हुआ मॉरिशियस, दिख रहा है। इससे अगर इसका डिस्टेंस अगर देख लोगे ये है 175 किलोमीटर्स, क्लियर है ना। मतलब यह इंडियन ओशन में है, ओवरसीज टेरिटरी ऑफ फ्रांस है, रीयूनियन जो है यह आउटर मोस्ट रीजन है ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूरोजोन एज वेल। जी हाँ ये यूरोजोन का भी पार्ट है, ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि इंसान सोचेगा अरे यार इतना दूर है तो वो कैसे पार्ट होगा उसका, ठीक है। तो भले ही देखो ओवरसीज टेरिटरी है ना उसका, बस रीयूनियन एंड फेलो फ्रेंच ओवरसीज डिपार्टमेंट्स। चलो ये चलो हटाओ, है ना। मेन चीज़ जो है वो आपको पता चल गया क्या है, बस यही हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं एमसीक्यू सेशन में दोस्तों। कल कुछ हम लोगों ने एमसीक्यूज आपसे पूछे थे, दैट इज पहला वाला जैसे एमसीक्यू था 2 ऑप्शंस उसमें दिए गए थे, राइट। दोनों के दोनों ऑप्शंस गलत थे, यहाँ पे जनवरी नहीं होगा, यहाँ पे अगस्त 15 होगा, है ना, तो 1947। तो एनीवेज नेक्स्ट वॉज जो है यहाँ पर भी गलत हो गया था, तो इसलिए डी विल बी द करेक्ट आंसर क्योंकि करेक्ट कोड पूछा गया आपसे। नेक्स्ट इज फोर्टिफाइड राइस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। पहला ऑप्शन दिया गया था फोर्टिफिकेशन इज द की एडिशन ऑफ की विटामिन्स एंड मिनरल्स बिकॉज दे आर नॉट ओरिजिनली प्रेजेंट इन फूड बिफोर मेकिंग देम फोर्टिफाइड। ऐसा बिल्कुल नहीं है,
देखो फोर्टिफिकेशन जो है ना, हम फूड का ऐसा नहीं करते हैं दैट हाँ जिस फूड में मिनरल विटामिन कुछ नहीं है उसी को फोर्टिफाई करो, नहीं नहीं। अगर सोचो कोई राइस में अगर थोड़ा भी आयरन हो, अगर हम उसका आयरन कंटेंट बढ़ाना भी चाहते हैं ना तो भी हम उसको कर सकते हैं। मतलब इट्स नॉट मैंडेटरी दैट पहले से विटामिन और मिनरल्स उस क्रॉप में नहीं होना चाहिए ना, ऐसे इज नॉट मैंडेटरी। इट माइट बी पॉसिबल दैट हाँ उस क्रॉप में पहले से थोड़ा अमाउंट ऑफ विटामिन एंड थोड़ा अमाउंट ऑफ मिनरल पहले से प्रेजेंट हो। फोर्टिफिकेशन की इसलिए की जाती है जिससे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को और भी ज़्यादा हम इनपुट डाल सके उसमें, ठीक है। तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, दूसरा वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, कोई इसमें दो राय ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बी वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए गए। पहला है इंडोसुफ्लान के बारे में। इंडोसुफ्लान जो है डज नॉट अकर नेचुरली इन द इन्वायरमेंट। ये तो हम लोगों ने क्लास में ही किया था। जी हाँ, नेचुरली ये इन्वायरमेंट में अकर नहीं करता, राइट। एंड इट इज लिस्टेड अंडर रॉटरडैम कन्वेंशन। ऑफ कोर्स रॉटरडैम कन्वेंशन में ही लिस्टेड था, ठीक है। इसलिए बोथ विल बी द करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो सीक्वेंस अगर देख लोगे तो वो DBC विल बी द करेक्ट आंसर, जिसमें ऑलमोस्ट सब ने ही DBC लिखा हुआ है। बट कुछ कुछ लोग हैं जैसे मानव रॉय देख लो, हसल बसल है ना, अच्छा DBC इन्होंने हिमाक्षी मेदी, इनका तो दोनों ही गलत है ये वाला, है ना। इनका तो चलो एक एक गलत है, बट इनका भी एक गलत है, इनका दो गलत है ना। बट एनीवेज चलिए कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा आप लोगों ने क्यों यहाँ पे सही किया। शायद आप लोगों ने ये वाला पॉइंट को प्रॉपरली नहीं एनालाइज किया हुआ, नॉट ओरिजिनली प्रेजेंट, है ना। तो इस वाले पॉइंट को प्रॉपरली, इसलिए मैं बोलता हूँ इन बिटवीन द लाइंस प्रॉपरली पढ़ा करो। जब भी न्यूज़ एनालिसिस करता हूँ दैट चीज़ों को एक एक चीज़ को सुनोगे तो अच्छा से समझ में आएगा, है ना। एनीवेज कोई बात नहीं भाई, एक दो बार होता है, चलता है ये सब, है ना। बाकी तो आप लोगों ने बिल्कुल यहाँ पर सही किया, थैंक यू। चलिए आज का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। आज का क्वेश्चन है सबसे पहला तो इथेनॉल ब्लेंडिंग को रिलेटेड है, ठीक है। इथेनॉल ब्लेंडिंग के रिलेटेड दो स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट है इंडिया हैज अचीव्ड अराउंड 10% ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग बाई 2022, और दूसरा है द न्यू टारगेट एम इज टू अचीव 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग बाई 2025। वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉट टू। बताइए कौन सा सही है। ला यूनियन आइलैंड के बारे में पूछा गया है। देखो इसके दो ऑप्शंस दिए गए। पहला तो है इट इज़ एन आइलैंड इन अटलांटिक ओशन, दैट इज एन ओवरसीज डिपार्टमेंट एंड रीजन ऑफ फ्रांस। चलो दूसरा है रियूनियन इज एन आउटर मोस्ट रीजन ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड इट इज अ पार्ट ऑफ यूरोजोन। बताइए इसमें दोनों में से कौन सा सही है। वन ओनली, टू ओनली, बोथ, नन ऑफ द अबव। तीसरा है सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली। इट इज एन आउटकम ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट कांग्रेस मीटिंग, UNCCD मीटिंग, FAO मीटिंग, या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आज का मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रिटिकली डिस्कस अबाउट द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल। ना आप पूछिएगा सर आपने तो करवाया ही नहीं है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल। कोई बात नहीं, करवा देता हूँ। देखो यहाँ पे जब क्रिटिकली डिस्कस बोला गया तो ऑफकोर्स इस बिल के दोनों पहलुओं को हमें दिखाना पड़ेगा दैट एक्चुअली में बायोडाइवर्सिटी बिल पहले क्या था, ये जो अमेंडमेंट लाया गया ये क्यों इसको प्रोटेस्ट किया जा रहा है, या फिर क्या इसमें अच्छी बात है, क्या इसमें बुरी बात है, उन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिकली न्यूज़ में भी था, ठीक है। चेंजेस किए गए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 में, राइट। और लोकसभा में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल लाया गया था, जिसका अब जो कि अभी फाइनल स्टेजेस ऑफ कंसल्टेशंस में है ना। और सीनियर कांग्रेस लीडर श्री जयराम रमेश जी ने अपना कंसर्न व्यक्त किया था दैट कुछ कुछ ऐसे प्रोविजंस है इस बिल में जो कि काफ़ी ज़्यादा कंटेंशियस है। चलो देखते हैं क्या चीज़ है, कैसे कंटेंशियस हो गया। GS3 पर्सपेक्टिव में कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 की अगर बात करें, पहले तो ये देख लेते हैं क्योंकि इसी में ना अमेंडमेंट किया गया है जी। तो पहले था क्या, ये है क्या। देखो ये पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा क्यों इनैक्ट किया गया था। क्योंकि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ जो हमारे एग्जिस्ट करती है ना दुनिया में, उसको कंजर्व कैसे किया जाए, है ना। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ का जो मॉनिटरी बेनिफिट होता है जो कि दुनिया उठा रही है, वो फेयर कैसे हो सके दुनिया भर में, है ना। वो इक्विटेबल शेयरिंग के द्वारा कैसे हो सके, राइट। कैसे उसका कमर्शियल यूज़ किया जाए बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल नॉलेज का ऐसे मैनर में जिससे जो एक्चुअली डिजर्व करते हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा मिले और जो कम डिजर्व करते हैं उनको कम फ़ायदा मिले। समझ लो बात। जैसे सोचो हमारे देश में कोई रीजन में आप जहाँ पर भी रहते हैं, फॉर एग्जांपल आप आसाम के कोई रीजन ले लो, नौगांव में रहते हैं। नौगांव में एक प्रॉपरली कुछ एक ऐसा हर्ब है जिससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, राइट। वहाँ के लोकल लोगों को पता है उस हर्ब के बारे में और वो वहीं पर उगता है, ठीक है।
नाउ वैसा ही जो सिमिलर क्लाइमेट जो है सिमिलर यूएसए में भी मान लो, है ना, मान लो, मैं मान लेने को आपको बोल रहा हूँ, एक यूएसए में भी वैसा ही कंडीशन है। तो यूएसए वाले कुछ कुछ स्टूडेंट्स आए, कुछ कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने देखा और वही चीज़ उठाकर अपने देश में लगाना स्टार्ट कर दिया और उससे उसको पेटेंट भी करवा लिया, उससे फ़ायदा भी कमा रहा है ना। और कब करवाया? कुछ दिन हुए, 2-3 साल हुए। बट यहाँ के लोकल लोग कितने दिनों से कर रहे हैं वही चीज़? सोचो, पुरखों से कर रहे हैं, 200-300 साल से किया जा रहा है। तो एक्चुअल डिजर्व कौन है? यहाँ के लोग। बट उनका फ़ायदा किनको मिल रहा है? क्योंकि इन्होंने पेटेंट करवा लिया है, ठीक है। तो ऐसा अगर बाई चांस, इसको क्या कहते हैं ना, इसको बायो पायरेसी कहते हैं, समझ लो बात। तो इस टाइप के बायो पायरेसी को भी चेक करने का प्रोविजन इस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 में दिया गया है ना। इससे बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट किया जाएगा, लोकल ग्रोअर्स को बेसिकली प्रोटेक्शन मिलेगी, राइट। क्योंकि ऑफ कोर्स अब जैसे मैंने बोला ना, यहाँ कर अगर लोकल लोग अगर ये उगाते हैं तो उनको फायदा मिलना चाहिए ना। तो ऑब्वियस सा बात है दैट इनको प्रोटेक्शन तो काइंड ऑफ मिली ही ना सरकार के द्वारा, ठीक है। क्योंकि सरकार उसको रिकॉग्नाइज करेगी, सरकार बोलेगी देखो भाई तुम इससे को ज़्यादा से ज़्यादा उगाओ, जितना ज़्यादा उगाओगे उतना ज़्यादा तुम्हें पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो वो अच्छी बात है ना। सो द मेन इंटेंट ऑफ दिस लेजिस्लेशन इज टू प्रोटेक्ट इंडियाज रिच बायोडाइवर्सिटी। जी हाँ दोस्तों, एक 3 बड़े बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन इंडिया में है ना। तो उस संदर्भ में तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए ना, इस टाइप के कानून लाना, ठीक है। इनफैक्ट ये एक्ट जो है प्रोवाइड करता है फॉर सेटिंग अप ऑफ एन अथॉरिटी, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ठीक है। और स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कम्युनिटीज, ये लोकल बॉडीज में ऑफ कोर्स। नाउ नेशनल बायोडाइवर्सिटी जो अथॉरिटी है ना, ये एनबीए, ये लेकिन इसके पास आप क्वासी जुडिशियल पावर्स है बेसिकली, ये पावर ऑफ सिविल कोड इसके पास है, ठीक है। नाउ सवाल होता है दैट क्यों इसको अमेंड किया जा रहा है? भाई ये प्रोविजंस तो थे, अचानक से क्या दरकार पड़ गई? देखो एक्चुअली क्या है ना, आयुष मेडिसिन के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो लोग सरकार से अर्ज कर रहे थे दैट प्लीज सर सिंप्लीफाई कर दीजिए, स्ट्रीमलाइन कर दीजिए और रिड्यूस कर दीजिए द कंप्लायंस बर्डन, जिससे प्रोवाइड किया जा सके कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर। क्योंकि इन्हें देखो, ये सख्त कानून थे ना, बहुत ज़्यादा सख्त कानून थे, तो इन्हें रिसर्च करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। तो अब देखो एग्जैक्टली क्या होता है ना दैट आपके जो कंसर्न्स है आप एग्जैक्टली पब्लिक फोरम में रखते भी नहीं हो बहुत समय, ठीक है। बट ये चीज़ घुमा के बोला जाता है ना, वही चीज़ बोला गया है दैट हाँ हमें प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए कुछ ऐसे प्रोविजंस है जिसको आप स्ट्रीमलाइन कर दो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। सो दे ऑल्सो सॉट टू सिंप्लीफाई द पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसेस। अभी बहुत सख्त है पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसेस, उसको सिंप्लीफाई कीजिए, है ना, जिससे हम लोग इसका जो बेनिफिट्स है वो लोकल कम्युनिटीज़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर तरीके से शेयर कर सके। बट सवाल यह होता है दैट इस बिल को अपोज क्यों किया जा रहा है इन्वायरमेंटलिस्ट के द्वारा, ठीक है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इस बिल का जो मेन फोकस है ना वह यही है दैट बायोडाइवर्सिटी में जो ट्रेड है उसको कैसे स्मूदन किया जा सके, उसको कैसे फैसिलिटेट किया जा सके, और यही जगह अपोजिशन किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें अगर ट्रेड करोगे ना सो यू शुड बी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स हमें अपनाने ही पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत ऐसे इन्वायरमेंट के साथ खेलना मजाक नहीं है। अगर बाई चांस सोचो बाहर से ट्रेड होके इंडिया में आ रहा है, कोई अगर इन्वेजिव स्पीशीज़ आ गया, ठीक है, और वहाँ के लोकल स्पीशीज़ ख़त्म अगर हो गए तो किसको नुकसान होगा? हमारे किसानों को ना नुकसान होगा, उसकी भरपाई कौन करना पड़ेगा? केंद्र सरकार को करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला जा रहा है दैट प्लीज़ जो ट्रेड इन बायोडाइवर्सिटी है इसको लेकिन प्रॉपरली रेगुलेट कीजिए, ठीक है। द बिल हैज़ बिन इंट्रोड्यूस्ड विदाउट सीकिंग पब्लिक कमेंट। देखो बहुत समय बिल्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है पब्लिक के राय लेकर, बट इसको बिना राय लेकर ही प्रेजेंट कर दिया गया है, ठीक है। बिल हैज़ एक्सक्लूडेड द टर्म बायो यूटिलाइजेशन विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस एक्ट। लिविंग आउट बायो यूटिलाइजेशन वुड लीव आउट एन एरे ऑफ एक्टिविटीज़। अब देखो बायो यूटिलाइजेशन नाम का एक जो प्रावधान था ये पहले वाले कानून में था, बट अभी जो है ना इस टर्म्स को ही हटा दिया गया है ना। अभी बोला जा रहा है एक्टिविस्ट के द्वारा दैट अगर आप इस टर्म को हटा दोगे तब इस सेक्टर को जो है ना बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज हो जाएगी, और आपको तो पता है कोई भी सेक्टर अगर कमर्शियलाइज हो गया, ठीक है, तो उसके कैरेक्टराइजेशन में फ़र्क आएगा, राइट। उससे जो वहाँ के लोकल लोगों को जो इंसेंटिवाइजेशन मिलता है उसमें बहुत हद तक फ़र्क आ सकता है, राइट। तो इसीलिए थोड़ा कहीं ना कहीं आपको रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। Bill also exempts cultivated medicinal plants from the purview of the act, but it is practically impossible to detect which plant are cultivated and which are from the wild। जी हाँ दोस्तों, ये बिल जो है ना एग्जेम्प्ट कर देता है कल्टिवेटेड मेडिसिनल प्लांट को
फॉरेस्ट वाला रीजन से। देखो ऐसा मेडिसिनल प्लांट भी होता है ना जो कि जंगलों में पाया जाता है, ठीक है, और जंगलों वाला प्लांट को ही अगर काट कर आप उठाकर अपने घर में लगाओ तो उसको क्या बोलोगे, कल्टीवेबल प्लांट, है ना। अब यहाँ पर जो है ना एग्जेम्प्ट कर दिया गया पहले क्या था ना, इस टाइप के प्लांट्स एक ही एरिना में आते थे, बट अभी अगर आप उस प्लांट को प्रॉपरली कल्टीवेट कर रहे हो अलग जगह में, तब लेकिन वो इस एक्ट के अंदर नहीं काउंट होगा। समझ रहे हो बात, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं एब्सर्ड चीज़ है ना भाई। इससे तो क्या होगा ना, कल कोई कंपनी आ जाएगी, कंपनी बोलेगी ठीक है सर हमें आप टेंडर दे दो इसका, हम ही करते हैं काम, है ना। तो वो तो एकदम अंधाधुंध वे में इसको प्रोड्यूस करने लग जाएगी। जैसे प्रोड्यूस करेगी तो इसका कॉस्ट घट जाएगा, बहुत हद तक घट जाएगा, जिससे लोकल जो किसान है, लोकल जो फार्मर्स है, लोकल जो लोग हैं जिनको पहले उससे मुनाफा होता था, वो मुनाफा बहुत हद तक घट सकता है। तो इसीलिए बिल की हाईलाइट्स अगर हम लोग देख ले तो देखो 8 मेन प्रोविजंस है इस बिल में, हर एक प्रोविजंस को प्रॉपर्ली डिस्कस करते हैं। ये सीख करता है टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट्स, जैसे मैंने बोला ना, क्योंकि ये डिस्टिंक्शन हटा ही देता है वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट्स को और कल्टीवेबल प्लांट को, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं वाइल्ड प्लांट्स के ऊपर जो प्रेशर है उसको बहुत ज़्यादा रिलीज कर देता है। देखो ये लेकिन प्रोविजंस है, बट इसके आप काउंटर भी दे सकते हो, है ना, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया। नेक्स्ट, the bill also facilitates fast tracking of research, simplifying the patent application process and decriminalizes certain offenses। जी हाँ दोस्तों, रिसर्च को फास्ट ट्रैक करना, पेटेंट एप्लीकेशन को सिंप्लीफाई करना, और कुछ ऑफेंसेस है जो कि जिसको पहले क्रिमिनल ऑफेंसेस बोला जाता था उसको डिक्रिमिनलाइज कर देना, ठीक है। और इससे क्या होगा, दैट लोकल कम्युनिटी को लेकिन नुकसान हो जाएगी। इट ब्रिंग्स मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, ऑफ कोर्स अगर इस टाइप के अगर आप स्मूथ करोगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आना बिल्कुल तय है। इट फोकस ऑन रेगुलेटिंग who can access biological resources and knowledge and how access can be monitored properly। एग्जाम्पशंस कुछ दिए गए हैं आयुष प्रैक्टिशनर्स को, क्योंकि आयुष प्रैक्टिशनर्स ने ही पिटिशन फाइल किया था दैट प्लीज आप इसको रिड्यूस कर लीजिए, ठीक है। बट वही है ना, ये सब अगर आप एग्जाम्पशंस दोगे ना तो इससे क्या होता है, कानून को इंसान अब्यूज कर सकता है, मतलब कानून के नेगेटिव तरीके से उसका फायदा उठाया जा सकता है उस कानून का, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्टिंक्शंस हैज बीन मेड इन लॉ बिटवीन कल्टीवेबल बायोडाइवर्सिटी एंड फॉरेस्ट बेस्ड बायोडाइवर्सिटी। The appointment of 16 ex officio officers of the government of India dilutes the authority of National Biodiversity Authority। In fact, National Biodiversity Authority जो है अप्रूवल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है at the time of commercialization of the patent and not at the time of application of the patent। But ये चीज़ प्रोविजन क्या था, that पहले जो था ना NBA का अप्रूवल पेटेंट एप्लीकेशन के समय में भी लिया जाता था, बट यहाँ पे अभी दे दिया गया दैट अगर आप कमर्शियलाइज कीजिएगा अगर उस बायोडाइवर्सिटी प्रोडक्ट को तो ही आप अप्रूवल लीजिए एनबीए का, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हैं दैट काइंड ऑफ इट इज़ वन ऑफ द डायरेक्शन इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। बट देखो ना, कोई भी चीज़ को अगर आप स्मूदन अप कर रहे हो ना तो कोई चीज़ तो ऐसा होता है विच इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड, है ना। और यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है एक ऐसा सेक्टर है जो कि कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। बट आप ये भी बोल सकते हो दैट फ्यूचर में अगर इससे ज़्यादा फायदा होगा तो अल्टीमेटली अलग अलग एवेन्यूज ऑफ बिजनेस खुल सकते हैं, ठीक है। यू नेवर नो। तो एनीवेज चलो लेट्स होप सो दैट फ्यूचर में क्या होता है, विल ऑफ कोर्स सी एंड चेक इट दैट अप एज वेल, ठीक है। बट अभी तक के लिए जो है ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।